बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में कभी ख़त का तज़किरा है तो कभी ऑडियो का और कभी वीडियो का। इसी के गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूम रही है। अपोजिशन आती है, इनका हवाला देती है, हुकूमती वज़रा इसकी सफाई में लग जाते हैं। साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब की एक मुबैना ऑडियो लीक जो है वो हुई है, जिसको हुकूमत ये कह रही है कि ये उनकी तकरीर को जोड़ जोड़ कर ये लीक बनाई गई है। जबकि जिस इदारे ने, एक पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, उनका एक वेब है, उनका एक यूट्यूब है, उन्होंने ये सारा किया और उनका ये कहना है कि इसकी फराजिक तहकीकात भी हुई हैं, इसका फराजिक करा के तहरीर किया, इसको जारी किया गया है। क्या इस किस्म की चीज़ें किसी फ़ैसले पर असरअंदाज होती हैं? इस तमाम तर चीज़ों का फ़ायदा किसको पहुंच सकता है, किसको नहीं, और इसको नुकसान किसका है, ये आज का हमारा मौजू। साथ ही जिक्र करेंगे कि लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बार के एक अहम रुकन जनाब अली अहमद कुर्द साहब की तकरीर के ऊपर जो है एक वबाल मचा हुआ है, उसके ऊपर भी मसाइल का सिलसिला जारी है। इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही अफ़गानिस्तान का जिक्र करेंगे कि जहाँ पे इकॉनमी की सूरत हाल जो है रोज़ बरोज़ बेहतर हो रही है और उनके रेवेन्यूज़ में इजाफा किस तरीके से हुआ। और एक और जो अहम इशू भारत के लिए बना हुआ है, नवजोत सिंह सिद्धू साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और वहाँ भी उन्होंने फ़िक्रा कहा, आते ही कि इमरान खान उनके बड़े भाइयों जैसे हैं। इस एक फ़िक्रे की गोंद पर पूरा इंडियन मीडिया ने एक शोर मचाया हुआ और उनको देशद्रोही करार दिया जा रहा है। इसका करेंगे जिक्र। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह साहब, ये जो वीडियोज़ और ये ऑडियो लीक्स वाला जो मामला है, बड़े अरसे से पाकिस्तानी सियासत में हम इन देख रहे हैं। जस्टिस कयूम और वो जो एहतसाब सेल के जो सरबराह थे, अपना कतर वाले जो हमारे दोस्त हैं, सैफुर रहमान साहब, इनकी भी आई। उसके बाद अब ये जो चीफ जस्टिस थे मलक कयूम वाली वो जो बात थी, और उसके बाद अब ये पहले खाता आया राना शमीम साहब का, अब जो है ये ऑडियो आई साकिब निसार साहब की, अब ये कहा जा रहा है कोई वीडियो भी है। इस तमाम तर चीज़ों का टाइमिंग, एक तो टाइमिंग जिस टाइम के ऊपर ये आ रही हैं इसका क्या इम्पैक्ट है, और दूसरा ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं क्या इन फैसलों के ऊपर ये असरअंदाज हो सकती हैं कि जो नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के हवाले से किए गए। आसिफ जरदारी के बारे में जब ये वीडियो आई थी ना, जस्टिस कयूम वाली, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिखा था। और आपको याद होगा कि उस दिन हमारे प्रोग्राम में वो आए हुए थे जिन्होंने मरीम का केस लड़ा है, जो इरफान कादर, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिखते हुए ये कहा था कि हमें वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं, केस के मेरिट के ऊपर हम समझते हैं कि केस गलत बना था, अच्छा, इसलिए हम वीडियो को डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन उस वीडियो की बुनियाद पे पाकिस्तान हुआ पता क्या है, पाकिस्तान में बड़े को सिर्फ एक दफ़ा सजा मिली है, वरना कभी नहीं मिली, और वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। लोग कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गलत फांसी हुई, जुडिशल मर्डर हुआ। मैं आज भी पूरी यकीन से कहता हूँ कि पहले दफ़ा जिस बंदे ने हुक्म दिया था उसको सजा हुई थी, वरना अहमद रज़ा कसूरी के वालिद के साथ किसी पुलिस वाले की कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी को उसके बेटी को अगवा नहीं किया हुआ था, किसी ने उसकी ज़मीनें कब्जा नहीं की हुई थी। वो बेचारे क्यों गए थे और 4 के 4 क्यों फांसी चढ़े? सिर्फ इसलिए पड़े थे कि उन्होंने एक गलत हुक्म माना था। और अहमद शाह कसूरी की कोई दुश्मनी FSF के साथ नहीं थी, बराह रास्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ थी। ठीक है। इस हुआ क्या, इस वीडियो के अंदर 2 जज जो थे वो चले गए। चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हाई कोर्ट चला गया, और उसके बाद दूसरा कौन चला गया, जस्टिस अब्दुल कयूम चला गया। लेकिन मेन कैरेक्टर कौन था? शहबाज शरीफ और सैफुर रहमान। मैं आज शहबाज शरीफ के खिलाफ बात कर रहा हूं यहां पर। अच्छा, आपने पूरी वीडियो सुनी होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट अलहदा केस बना लेती और कहती कि इस वीडियो के ऊपर अगर हम अपने 2 जज फारग कर सकते हैं, तो जब बंदा 10 लाख वोट लेके आ रहा है उसका कोई हक नहीं कि वो झूठ बोले या इस किस्म की कॉन्स्पिरेसी करे। अच्छा जी। जहां वो कह रहे हैं मैं तो मियां साहब को ले चलांगा जी, ये करांगा जी, सारा कुछ। एक तो ये है कि आपने पहले दिन से सियासतदान को ये खुली छूट दी कि वो एक बहुत बड़ा लिवरेज ले कि उसके पीछे अवामी मैंडेट है। इससे MQM निकली। आपने उसका हर कत्ल माफ किया, आपने उसका हर जुर्म माफ किया। क्यों? इस बंदे के पीछे 8 लाख वोट है, 5 लाख वोट है, 3 लाख वोट है, 2 लाख वोट। उसके साथ पाकिस्तान, उससे पहले भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर ये गंद था और ये गंद शुरू से चला रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस गंद को हमारे यहाँ सहाफत के अंदर कभी अच्छा नहीं समझा जाता। सही है। मैं बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े एडिटर्स के साथ काम किया है, और बड़े बड़े एडिटर्स का उस जमाने में काम है जब 70-72
मुजीबर रहमान शामी साहब ने एक इंटरव्यू शाया किया था, आपको याद होगा, भुट्टो के मामा का, अच्छा, जिसके मंदरजात कुछ इस तरह के थे कि अखलाकियात उसका साथ नहीं देती थी। कौन था जिसने मुजीबर रहमान शामी साहब को कंडेम नहीं किया होगा? और आज जो समझते हैं, खुद मेरे साथी दोस्त हैं, कि मैंने गलत किया था। लेकिन पाकिस्तान की सियासत इस हद तक गिर जाती है कि एक खातून प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहती है कि वो वीडियो ऐसी है, इतनी शर्मनाक है कि वो बता नहीं सकते। मैं कांप गया था उस दिन कि वीडियो जब जानी एक खातून, अरशद मलिक की वीडियो की अरशद मलिक की वीडियो के ऊपर खातून के फिक्रे यही थे कि ऐसी शर्मनाक है को बता नहीं सकते, जिसके ऊपर ब्लैक, यानी इसका मतलब यह है कि एक आदमी एक गलीज वीडियो के बाद, एक औरत, आप पॉलिटिक्स में इतने गिर जाते हो। औरत से तो कम से कम नहीं करता था किस तौर पर इस चीज। दूसरा, इससे पहले जो कुछ हुआ, बेनजीर के साथ जो कुछ हुआ, बाकी लोगों के साथ जो कुछ हुआ, शेख रशीद साहब जिस तरह की जुबान असेंबली, चलो असेंबली में जुबान तो बड़ी पुरानी इस्तेमाल होती चली आई है, चोलें थी, मजाक थे, ये थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस जमाने में बेगम खैर कौन सी नून होती थी, बेगम वकारुन्निसा, उनके बारे में एक बंदे ने रिमार्क्स दिए, फिर दूसरे ने दिए, वो बड़ा गर्मा गर्मी हो गई थी पाकिस्तान की असेंबली, 60s की असेंबली के अंदर। उसके बाद में भी थोड़ी बहुत होती रही, लेकिन चूंकि अब एक बल्क औरतों का इतना ज्यादा आ गया है, और उसके जरिए, जिसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने पिछले दिनों बड़ी अच्छी बात की, पहली बात बहुत अच्छी की। अच्छा, आज तारीफ कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब की, क्या बहुत अच्छी बात की। मैं समझ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि औरतों को बराह रास्त इंतखाब होना चाहिए, ये कोटे की औरतें खत्म होनी चाहिए, ये कोटा, बहुत सही बात की। दुनिया में कहीं जमहूरियत में नहीं होता। वैसे ये जुर्रत कौन सी पार्टी करती है कि बराह रास्त खवातीन को खड़ी करे? मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून ने, ये शाइस्ता साहबा की मिसाल है, तमीना दौलताना खड़ी की है, फिर उसके बाद फिरदौस आशिक कमान को, अमीर हुसैन को हरा के आई है, फिरदौस आशिक कमान है। आप कहेंगे सरताज गुल है, सरताज गुल है, ये आई हैं, आती, चलो ठीक है, आए, ज्यादा होनी चाहिए, एक दो अगर जमहूरियत करनी है तो फिर इस तरह। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरी की पूरी, लेकिन असल मसला ये हुआ है कि ये सियासतदान अब सहाफियों के कंधे पे सवार होके आते हैं। अच्छा, और साफी जो हैं वो हमेशा लगे रहते हैं चक्कर, या पहले मुझे देना। यानी अगर अंसार अब्बासी बहुत मेरा प्यारा दोस्त है। ऐसे एक सवाल बड़ा उठता है कि साफियों की वीडियो तक रसाई कैसे मुमकिन हुई? मैं वही कहता हूँ, कैसे होती है, कैसे होती है? प्रोवाइड की जाती है ना, दी जाती है। बनाता कौन है, रिकॉर्ड कौन करता है? ये साफी इतने हाईटेक हो गए हैं कि वो बग भी कर रहे हैं। नहीं हुए ना। अच्छा, क्या कहा था? मैं देखा अंसार अब्बासी के साथ मेरा वही गिला है, और मेरा दोस्त है, मैं सुन रहा हूँ, जो मेरा गिला शायद जैसे शायद सदीकी के साथ। अंसार अब्बासी एक दीनदार आदमी है। अंसार अब्बासी को लोग गाली देते थे इस्लाम के हवाले से। अब ये जो वीडियो का क्राइसिस आया है तो इस्लाम को साथ बदनामी साथ मिलेगी। जो जस्टिस सिद्दीकी साहब को, शौकत सिद्दीकी साहब ने एक तरफ करके कहा था ना, तो हमने इस प्रोग्राम में कहा था, मगर शौकत सिद्दीकी साहब आपने अपने पुराने सारे फैसलों पर पानी फेर दिया। लोग कहेंगे कि आप बायस्ड। अब आपके पास आप आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं कि मुझे डर ये था कि ये किसी और की तरफ से जल्दी से मैंने कर दिया था, कि मुझे मिल गया था पहले। आपको क्या आसमान से? और एक और चीज बताऊं कि सबसे अहम तरीन बात यह है कि इस सारे मामले के अंदर, अब साकिब निसार साहब का मामला है, साकिब निसार साहब की ऑडियो जो दी गई है उसके ऊपर जो एक तो गैरेट डिस्कवरी इनकॉर्पोरेशन ने कभी कोई और वीडियो जो है फोरेंसिक नहीं की, वो उसने उसको, अब मैं फोरेंसिक रिपोर्ट की एनालिसिस करता हूं। फोरेंसिक रिपोर्ट ये कहती है कि अलग से लेके ये तक इसकी आवाज है। नहीं, इसकी आवाज नहीं कहती वो, ये तो कहा ही नहीं, यही तो झूठ बोला जा रहा है इस वक्त। उन्होंने ये नहीं कहा साकिब निसार की आवाज, वो कहते हैं ये बुनियादी तौर पर वीडियो जो है अलग से लेके, इसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई। अब आप एक एडिटेड ऑडियो बनाते हैं और उस ऑडियो को माइक पे चलाते हैं और स्पीकर पे चलाते हैं और माइक से रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो रिकॉर्डेड वीडियो तो ओरिजिनल हो जाएगी ना। उसने कहा एडिटिंग नहीं हुई। मैंने पूरे का पूरी रिपोर्ट पढ़ी उसकी, अहमद दुरानी साहब की, कि एडिटिंग नहीं हुई और उसके अलावा कुछ नहीं। अब अहमद दुरानी साहब जो हैं वो वहां बैठ के जो कर रहे हैं, ये बेटा जो है उनका कहता ये है जस्टिस साहब का कि इसका फायदा जो है ये नवाज शरीफ साहब को, वो कहता ऑन एयर कहा है उसने, इसका फायदा वहां मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, यानी इंग्लैंड में मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। असल मसला ये नहीं है, मसला ये है कि यार सहाफत जो है ये दुनिया में एक जमाने में बड़ा मुकद्दस तरीन पेशा समझा जाता था। मैं जरा नाम गिनाने लगूँ ना तो आंखें जो हैं वो ऐसे, जैसे कहते हैं बड़े बड़े नाम है, लेकिन मोहम्मद अली जौहर से लेके अबुल कलाम आजाद से लेके मौलाना जफर अली खान से लेके, ये मैं बड़े नामों की बात कर रहा हूँ,
ये तो पाकिस्तान की बात नहीं, वो लोग जिन्होंने ये सहाफत, अल-हिलाल ने, मौलाना मौदूदी से लेके ये लोग सहाफत के लोग थे। मौलाना मौदूदी ने सबसे पहले, आपको पता है, अल-जमीयत के अंदर नौकरी शुरू की थी, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने तर्जमान कुरान में शुरू की थी। अच्छा, फिर उसके बाद तुलूए इस्लाम जो निकाला है उन्होंने, परवेज, हालांकि मुखालिफ से सहाफत, इंटेलेक्चुअल आदमी, चट्टान के शोरश को देख लीजिएगा, जब मौलाना ज़फ़र अली खान को, कौन से लोग थे, चिराग हसन हसरत जैसे लोग, अब्दुल मजीद सालक जैसे लोग, क्या नाम थे कि लोग समझते थे कि ये वो चिराग हैं। आज सूरत हाल ये है कि इनके फॉलोअर्स की सूरत हाल ये है कि खबर ढूंढ, आपको मैं बताऊं, खबर ढूंढने के लिए आपको मैं बताऊं, न्यूज पेज क्यों खत्म हो गया है, कॉलमिस्ट क्यों 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपया ले रहा है, इसलिए कि न्यूज पेज पे साफी मेहनत नहीं करता, लोग कॉलमिस्ट को पढ़ रहे हैं, जिसके अखबार में कॉलमिस्ट चले जाए वो अखबार पॉपुलर हो जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे साफी ने वो साफी से वो, अच्छा आर्या साहब, अब साकिब निसार साहब पे पहले ख़त का मामला आया, अब ये मुबैना ऑडियो का मामला आ गया। साकिब निसार साहब को अपनी सफाई नहीं देनी चाहिए, या ये खुद सुप्रीम कोर्ट को नोटिस नहीं लेना चाहिए? मैं आपको इसके ऊपर का बुलाएं और ये दूध का दूध पानी का पानी करें। नोटिस तो लिया है उसने। एक तो एक्सीडेंट, पहली बात तो है कि साकिब निसार साहब इज अ ले मैन इन सीआरपीसी। मामला है आमिर फारूक का जज का, और बहुत अहम और सेंसिटिव मामला है इसके अंदर। एक दूसरा है कि कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने का मामला है कि आपने एक ऐसे वक्त, देखो 3 साल आपने क्यों छुपाया रखा, इसका मतलब है आपने वक्त में निकाला तो यू आर प्लानिंग समथिंग, और प्लानिंग में टूल कौन बने, हमारे साफी बने, ठीक। अब आपने जब निकाला है तो सबसे पहले देखना होगा हु इज द बेनिफिशियरी उस बारे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ऑडियो ना जज अरशद की पेश हुई है अदालत में, ना इनकी और ना इनकी होनी, मैं कोई हैसियत नहीं है कोई जब तक, लेकिन आप, मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदनाम किया जा रहा है कि जनाब इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, वो तो जा सकते हैं ना कि जनाब मेरे खिलाफ ये हो रही है साजिश। आप मुझे ये बताएं, मुझे तहकीकात करें, बताएं पाकिस्तान में लाइबल का कानून किस लेवल का है? मेरे खिलाफ भी 10,000 बातें निकलती हैं, मैं अदालत में नहीं जाता हूं। उसकी बुनियादी वजह है कि सर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए तो जाना चाहिए। रिकॉर्ड को सिर्फ यही होगा ना, दरखास्त देगा कि लाओ वीडियो आना चाहिए, तो लाओ भाई, मुझे तहकीकात करो, मैं साबित तो आना चाहिए। वैसे तो अदालत ने मांग ली हुई है, वैसे तो जस्टिस अजहर मिल्ला ने मांग ली हुई है कि भाई लेके आओ। पहली बात है कि पूरी अदलिया बदनाम हो रही है ना, अदलिया को खुद आना चाहिए, वो तो मांग ली मैंने। अब उन्होंने वीडियो मांगा, उन्होंने वो मांगी रिपोर्ट मांगा है जज से, पहले तो सबूत दे उसके बाद ये ऑडियो आई है, इस ऑडियो को पेश किया जाएगा। ये मैं आपको बताऊं कि जज अरशद मलिक की भी नहीं आई, वो कह रहे हैं हम सफारत खाने में गए थे ऑडियो का, भाई सफारत खाने का तुम एक कोरियर से मंगाओ और पेश कर दो। जो औरत खड़ी होके 500 साफियों के दरमियान गुफ्तगू कर सकती है कि मेरे पास वीडियो में पेश कर रही हूं, तो वो औरत अदालत नहीं जा सकती 2 कदम दूर, इसलिए कि वीडियो की उनको पता था एनक्रिप्टेड वीडियो में नहीं पेश आज तक जिस। लेकिन आप मुझे बताइए, वो वीडियो पेश नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान में गुफ्तगू हो रही है, हर चैनल पे गुफ्तगू हो रही है, हर जगह पे गुफ्तगू हो रही है, हर बंदा बात कर रहा है, कोई सवाल करने वाला नहीं है कि ये क्या कर रहा है। और कोई, आप खुद सोचें कि पाकिस्तान की सियासत कितनी गंदी हो चुकी है कि मेरिट से बाहर हो गई। इस गंदी करने में किरदार किसका है? सबका ही किरदार है, सारे जिम्मेदार हैं। मैं कह रहा ना, मुझे दुख सिर्फ ये है कि उसका शोल्डर जो है साफी बन रहे हैं आजकल, ये बहुत तकलीफ। चलें जी, देखते हैं आंदा क्या होता है और आने वाले दिनों के अंदर ऐसे जो इंकशाफात हैं कितने होते हैं, इस पर कार्रवाई की होती है, देखना यह है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे लाहौर में होने वाली एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का, अली अहमद कुर्द साहब की तकरीर, उसके मंदरजात पर और हुआ क्या, इसके ऊपर कार्रवाई क्या होने लगी है, इस पर करेंगे बात। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता दिनों लाहौर में आसमा जहांगीर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम वकला का एक सेमिनार हुआ। उस सेमिनार से बड़े शोला बयां मुकर्रर हैं अली अहमद कुर्द साहब, उनकी तकरीर का चर्चा रहा, नारेबाजी हुई। तकरीर की ख़ास बात क्या थी, उस तकरीब में कौन कौन लोग शरीक थे और स्पॉन्सर्ड बाय कौन था, ये आज और ये साहब ने कुछ तफसीलात इकट्ठी की हैं और ये साहब तकारीर जैसी भी हुई। इसके अलावा जो अहम वहाँ पे लोग जो मौजूद थे उनकी ज़रा देखें, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम। एक तो अली अहमद कुर्द मेरा 40 साल का दोस्त है, उस वक़्त का दोस्त है, इस वक्त काले बाल होते थे और बड़ा दलेर किस्म का आदमी है। मतलब जिस वक्त ताला मैंगल की हुकूमत गई थी तो अकबर बुगटी ने ऐलान करवाया था पूरे कोयटा शहर में कि मैं आ गया हूँ गवर्नर, मैं देखूंगा कौन आता, मतलब चैलेंज दिया, थोड़ा चैलेंज था कि अब कोई बाहर ना निकले।
तो उन्होंने कहा था कि सुबह हम जुलूस निकालेंगे नेशनल अवामी पार्टी, तो कोई नहीं निकला था। एक जमीयत का जो सदर होता था सूबाई अमानुल्लाह शादेदई और एक अली अहमद कुर्द, ये दोनों जो थे वहाँ तो अली अहमद कुर्द जो है मुतलवन मिजाज आदमी है, जज्बाती आदमी है। ये उसको हमने 2001 से भी पहले से 1992-3 से अफसलुल्लाह के ज़माने में हर चीफ जस्टिस के सामने यही बातें करते आया, इंसाफ नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा। कोई तकरीर उसकी अली अहमद कुर्द की ऐसी नहीं हुई, कोई भी जो बार कौंसिल में जब भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान आया हो उसने उसके साथ ये सलूक ना किया हो। अच्छा, ये उसकी आदत है। हम अली अहमद कुर्द को यहाँ पर वो नहीं ठहरा रहे। अली अहमद कुर्द को लोगों ने एक स्केपगोट बना लिया है। मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। मामला ये है कि ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। अब कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान के फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के साथ। अच्छा, इसी को इन्वान करें। इसमें EU की सरबराह एंडोला कॉमिनार का क्या काम था, नंबर 1। फिलिप डचमैन जर्मन एम्बेसडर का क्या काम था। क्रिश्चियन टर्नर ब्रिटिश हाई कमिश्नर या ब्रिटिश एम्बेसडर का क्या काम था। वेंडी क्लैमर, ठीक है, ये कनाडा के एम्बेसडर का क्या काम था। और UNDP की डेवलपमेंट की हेड जो है वो जो है कैलेट असम्बाती जो है उसका क्या काम था। ये सारे, ये मैं उन चंद का नाम ले रहा हूँ जो कि वहाँ पर बोले और वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, आज अहमद जागीर फाउंडेशन, आज आप बजट्स उठा लें, पहले इनकी जो वो थी वो तो नॉर्वेजियन और नॉर्वेड ग्रांट आती थी, क्योंकि मैं खुद डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर रहा हूँ, मुझे ग्रांट्स का पता था कहाँ से आती हैं। उनको तो छोड़ दें, ये लोगों को आपने किस लिए बुलाया? पहली बात है, आप इस यहाँ बुलाया। फिर उसके बाद आपने अलग से ले ये तक पाकिस्तान के हर अदारे की आपने बुराई की। आपने कहा यहाँ ये होता है, यहाँ ये जुल्म है, यहाँ ये जुल्म है, यहाँ अदल नहीं है, यहाँ इंसाफ नहीं है, यहाँ। और कौन बैठा हुआ है वहां पर? यूरोपियन यूनियन। आप एक बंदा कहता है फ्रांस के सफीर को निकालो हुर्मत रसूल पे, तो आप कहते हो कि यूरोपियन यूनियन हमारा ये करता है, और यूरोपियन यूनियन को आप ये कह रहे हो कि ना यहाँ अकलियतें महफूज हैं, ना यहाँ लोगों को इंसाफ मिलता है, ना यहाँ आज़ादी राय है, या औरतें जहाँ उन पर जुल्म होता है, या उन पर तशद्दुद होता है। मुझे तो पुलिसों की बातें करना बड़े मजे से। हम सिंधी हैं, हम तो कभी ना कभी बाहर निकले हैं, ना कभी हमने जुलूस निकालते हैं, ना हम बंदूक उड़ाते हैं। ओ भाई, एक बेनजीर जहां पर शहीद हुई थी, तुमने आधा पाकिस्तान आग लगा दी थी। वो क्या करूं मैं उन औरतों का जो रेप हुई थी उस वक्त? वो क्या करूं उन सिपाहियों का जो दर्जनों के हिसाब से मारे गए थे? वो क्या करूं उनको इतने सारे 21 के 22 रेलवे स्टेशन जिनको आग लगा दी गई थी? अभी तक आप कुछ भी नहीं है। अब फिर कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट वडेरों को हमारे ऊपर सवार करती है। वो भाई, वोट कौन देता है? फौजी देते हैं वहां पर आके। सिंध से तो फौज का नुमाइंदगी शायद कोई ना हो। कौन देता है वोट मुस्तफा जतोई को? कौन देता है वोट रसूल बख्श तालपुर को? कौन देता है वोट जो है वो अपना जुल्फकार अली भुट्टो को? कौन देता है मुमताज अली भुट्टो को? तो तुम्हारा बाप सारी जिंदगी इलेक्शन लड़ता रहा, 150 वोट नहीं ले लेता उससे ज्यादा। GM सैयद सारी जिंदगी सिंध का नारा लगाता रहा, रोता रहा, 200 वोट नहीं ले सका, आपने संध के इलाके में नहीं ले सका। तो एक तो ये थे, पूरे पाकिस्तान का एक मुकदमा पेश किया कि पाकिस्तान से ज्यादा बुरी कोई जगह नहीं है, पाकिस्तान शायद दुनिया का बदतरीन मुल्क है। और किन के सामने पेश किया गया? इनके सामने पेश किया गया। और आखिर में करारदाद क्या पेश की गई कि पाकिस्तान में इजहार राय की आजादी नहीं है। इससे ज्यादा सिर्फ गालियां रह गई हैं। कल एक प्रोग्राम में मुजाहिद बरेलवी साहब थे, मुजाहिद बरेलवी इनके कैंप के आदमी मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कमाल की बात यह है कि आप देखें कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इट्स ए क्रिमिनल राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन गई हुई। यानी ये आजादी की बात करते हैं। इन्होंने एक दफा कभी किसी सहाफी की बात की है कि इतने निकाल दिए गए? सहाफियों के मसाइल क्या है? उनकी तनख्वाहें कैसे कम हो गई? वो मारे कैसे जा रहे हैं? एंकर पर्सन तो लाखों रुपए ले जाता है, वो जो गरीब आदमी जो कैमरे के पीछे बैठा हुआ है उसको तो 40,000 रुपए ज्यादा नहीं मिलता। वो तो बेचारा मुश्किल तो जिंदगी गुजारता है। कभी किसी ने कहा कि उनके साथ ये तो यानी इनको। और सबसे अहम तरीन, जो सबसे फजूल तरीन बात हुई है वो हुई है कि जजेस की मौजूदगी में। अब मैं आपको बताऊं, कोड ऑफ कंडक्ट था जजेस का। मुझे बहुत दुख है हर जज से, हर चीफ जस्टिस से जो यहां पर आते हैं और पब्लिक तकरीर करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ो, मैंने नहीं बनाया हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ। आप किसी ऐसी शादी में शिरकत नहीं कर सकते जहां आपको ये तवक्को हो कि उस जगह कोई ऐसा शख्स आएगा कि जिस शख्स के केस आपके इसमें चल रहा है। मेरे स्टाफ कॉलेज के प्रिंसिपल होते थे, हम जहाँ मिलने गए इफ्तिखार चौधरी के पास, तो उन्होंने कहा आपका केस मेरे पास चल रहा है, आप जहाँ से चले जाए वरना मैं नहीं आऊँगा। लेकिन इफ्तिखार चौधरी जहाँ आता था, वकील उनकी इलेक्टोरल कॉलेज है,
वकील उनके लिए कैंपेन चलाता है। आप वकीलों का केस जो, मैं वकील हूं, मैं बता रहा हूं, मैं हाईकोर्ट बार का मेंबर हूं, मैं बता रहा हूं कि जो कुछ आपने कर दिया है पाकिस्तान के इस सारे के सारे सवाल, आप मुझे बताइए, कभी किसी ने सोचा कि वकील के दरवाजे पर आए हुए साइल की हैसियत क्या होती है? कभी ह्यूमन राइट कमीशन ने बात की? कितनी पेशियां ली जाती हैं उसकी, कितना उसको जलीलो ख्वार किया जाता है? क्या कभी किसी ने कहा कि इंसाफ दूर क्यों हुआ है? उसके अंदर सिर्फ जज शरीक नहीं, पूरे का पूरा वकील तबका शरीक है उसके अंदर। कभी किसी ने कहा? नहीं कहा। उसकी वजह यह है कि ये पूरे का पूरा क्लूजन है। अब एक आदमी चीफ जस्टिस उसी कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट लाहौर बैठा हुआ है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बैठा, इस्लामाबाद कोर्ट बैठा है, और किसको इनवाइट किया जाए तकरीर करने के लिए? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। कौन? फ्यूजिटिव ऑफ लॉ। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान में कम से कम 10 से 11,000 मफरूर होंगे, उनका कसूर क्या है? उन्होंने वोट नहीं लिया कभी, उनके पीछे 10 लाख लोग नारा लगाने वाले नहीं है। या तो बता दो कि तुम भी वोट लेके आ जाओ और फिर उसके बाद जितना मर्जी लूट मार कर लो। हमने लाइसेंस दे दिया उस शख्स को जिसकी चंद आवाजें हैं जिसके पीछे, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप मुझे बताइए, जो बंदा मियां वाली में किसी गांव में छुपा हुआ है, या वो बंदा जो कबायली इलाका के अंदर 20 साल गुजार के आ रहा है, या वो बंदा जो किसी और जगह बलूचिस्तान के जाके बैठा हुआ मफरूरी काट रहा है, उसमें और मियां नवाज शरीफ में फर्क कैसे आ गया? कानून की कोई मुझे किताब पढ़ के बताए कि दोनों में फर्क कैसे है? फर्क डाला जा रहा है ना, बताया जा रहा है ऑडियो लीक्स करके और खत सामने ला के कि सजाएं गलत हुई थी। ये हर बंदा कहता है। पहले दिन से कोई ऐसा सेशन जज नहीं है जिसके बारे में शहर के अंदर ये बात मशहूर ना की गई हो कि ये बंदा पैसे लेता है। क्यों? पता होता है कि जिस दिन हम हार गए उस दिन वकील क्या करता है, वो जी मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा लड़ा था, वो जज ने पैसे ले लिए। आप किसी केस पूछ लीजिएगा, वो जी पहुंच गए, बोड़ गए जी जज नु आके, मैं क्या करता? या फिर ये होता है, आप ऐसे वकीलों की आप लिस्ट निकाल सकते हैं कि जो कहते हैं कि यार मुझे कुछ इतने मेरे और इतने जज के। ये नहीं है, ये परसेप्शन नहीं है, ये परसेप्शन मौजूद है। ये परसेप्शन आपने गहरी कर दी। आपने कहा नहीं। अब देखें, नवाज शरीफ को हीरो बनाया गया। नवाज शरीफ तो आज खड़ा होगा, चंद दिन सुलह होगी तो चुप कर देगा। नवाज शरीफ वो शख्स है कि जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने उसकी मर्जी के साथ उसको यहां से निकाला, वरना कोई नहीं निकल सकता था। नवाज शरीफ वो शख्स है कि जो कैद काट रहा है मुजरम की, कहां पर बैठ के? लंदन में बैठ के। बेटी जुर्म के अंदर है, रिहा कर दी कि मैं बाप को मिलने जाना है, ठीक। उसको तो बेटी को जब 1 साल चुप कराया जाता है, चुप कर जाती है। जब उसको सबसे ज्यादा कौन बोल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पाकिस्तान में? मौलाना फजलुर रहमान जी। मौलाना उसको नहीं बुलाया। ये कंफर्म है कि मुंतजमी ने इनको नहीं बुलाया मौलाना फजलुर रहमान को। अच्छा, मौलाना फजलुर उड़ के आता, मौलाना फजलुर रहमान को नहीं बुलाया। उसकी क्यों नहीं? उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान की दाढ़ी है, मौलाना फजलुर रहमान की पगड़ी है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान फिट नहीं होता यहां पर इसकी। अच्छा, अब सर सूरत हाल यह है कि जो बयान देते हैं लोग, आम तस्वीर बनाते हैं लोग, जिस बंदे का केस नहीं हारता वो यही बनाता है एक जज के बारे में, ये पैसे लेता है जी, और आके मेरे खिलाफ अगर केस आए तो मैं कहूंगा जज करप्ट है। आज तक मुझे बताइए, कभी किसी मुजरिम ने जेलों में, मैं सुप्रीडेंट जेल रहा हूं बार बार, एक डीसी बलूचिस्तान जेल, मैं आज तक जब जेल की इंस्पेक्शन में जाता था, कभी किसी मुजरिम ने ये नहीं कहा कि मुझे सही सजा होगी। हमेशा वो कहेगा यार जी वकील मिला हुआ था, या कहेगा जज ने कुछ किया हुआ था, या कहेगा जी मेरे रिश्तेदारों ने फंसाया हुआ था। ये 3 बेसिक नफ्सियात है, ये नफ्सियात है। कोई मुजरिम नहीं कहता। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की अगर ये लोग, ये सारे हुक्मरान मुजरिम नहीं थे तो पाकिस्तान तबाह क्यों है भाई? हम रो क्यों रहे हैं? 70 साल में सारे नेक ही अगर आए थे, सारे पारसाई अगर आए थे, तो ये क्या है? लगाओ, वो जर्नैल भी लाओ सामने और इनको लाओ और कटहरे में खड़ा करो सामने। कौन खड़ा करे? पब्लिक खड़ी। जर्नैल के खिलाफ फैसला आता है, उसके बाद क्या होता है आपको भी पता है। ब्रेक ले ले, मेरा ख्याल है ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर जिक्र करेंगे भारत का और अफगानिस्तान का।
मैं वजीर आजम का तहे दिलों धन्नवाद करदा। उन्हें पहल की वो एक कदम तुरे ते दूजे पासों 2 कदम तुर के सारी मानवता नूं तार दिता। मैं पहला भी कहंदा सी ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਲਈ ਖੜੂਗਾ ਉਹ ਲੱਖ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੱਖ ਦਾ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। करतारपुर राहदारी जब खुली तो जो जफ्फी मोहब्बत की पड़ी, उसके बाद जो है वो आज आप देख लें करतारपुर में दोबारा आए हैं। लेकिन इनका एक बयान इन्होंने इमरान खान साहब को भाई का, और आज भारत का जो मीडिया है इनके पीछे पड़ा हुआ है, देशद्रोही करार दिया गया है। जो अमन की बात करे, जो जोड़ने की बात करें, वो देशद्रोही है। अब पाकिस्तान की सियासत का हमने हाल देखा है, और ये जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है ना ये देखिए इंडिया के अंदर सूरत हाल ये है कि इंडिया, अच्छा, इनके बयान को मिला है राहुल गांधी की जुबान बोल। हाँ, राहुल गांधी की वो सियासत इलेक्शन होने वाले हैं ना, असल मसला है। और इंडिया के अंदर इलेक्शन जो है एंटी मुस्लिम है, एंटी मुस्लिम है। और मुसलमानों को जब तक आप पाकिस्तान का एजेंट साबित न करेंगे, आप उसको, जैसे हमारे यहाँ होता है इंडिया का एजेंट है, इंडिया से पैसे लेता है TLP, ठीक। तो मतलब जैसे ये, तो असल मसला यही है कि इनके यहाँ सारे का सारा मामला ही वो एंटी मुस्लिम उसी फीलिंग पे चलता है। मैं तकरीर सुनी थी जब मैं रडार उसको ओपन किया था ना, रडारी से जोत पे हुआ था और बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो उसकी तकरीर उसमें जज्बात से भरी हुई थी। सही। और वो जिस तरह इमरान खान की वो तारीफ कर रहा था, मुझे लगता था कि इसका तो अगर वाकई हुआ भी वहाँ जाके, अभी भी वहीं हुआ। इस पर से मैं उस दिन भी मैंने आपको बताया था, कभी ये वक्त मिले तो हम उसको चलाना चाहिए कि वाजपेयी की जो भतीजी है जो बीजेपी की थी, उसने इतनी अपनी शादी नहीं हुई थी उसकी, तो उससे इतनी शानदार बातें की हैं। उसने कहा तुम पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान में इतना नहीं लिया जाता तो तुम ले भारत में लिया जाता है। और तुम क्या करना क्या चाहते हो, पाकिस्तान का नाम लेके करना क्या चाहते हो? सिर्फ ये कि तुम अपना एक वोट बैंक बढ़ाते हो और लोगों को तुमने तबाह बर्बाद। और फिर उसने बताया है, उसने कहा कि ये देखें, आप अंदाज़ा करें कि एक सिर्फ मंदिर वहाँ रहीम यार खान में हुआ था, और उन्होंने बाकायदा मंदिर दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया और ये किया। और यहाँ कभी अगर आप एक मस्जिद जो है कुछ आ भी जाए तो पूरे के पूरे 200-250 चैनल जो हैं उसके हक में बोलेंगे, जो उनको मार रहा होगा और जो उनको कत्ल कर रहा होगा और जो उनको गिरा। ये बहुत बड़ा आदमी है। सबसे बड़ी झूठ की बात देखें कि F-16 ने उस वक्त कहा कि हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। अभिनंदन को अवार्ड मिला जनाब, क्या बात है, वो सबसे बड़ा अवार्ड। मैं आपको बताऊं, वीर चक्र, इसका मुझे ये अंग्रेज से लिया उन्होंने। मैं चमन में था, तो चमन में एक कहानी पढ़ते हमारे एनल में लिखी थी कि अंग्रेज़ों को पता चल गया कि एक मजिस्ट्रेट जो AC है, उसने जो फैसला किया था, उसके PA ने 4 आने रिश्वत लेके रात को लीक आउट कर दिया, और सुबह तो लोगों को पता था कि फैसला क्या आने वाला। तो जो AG था, एजेंट टू द गवर्नर जनरल, वो वहाँ आया, उसने आके उसकी तारीफ की। उसने कहा ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये है वो, और उसको साथ ले गया और फिर गायब कर दिया उसको। अब कहीं अभिनंदन को गायब ना कर दे उस तरह उसके ऊपर चलते हुए कि ये बहुत अच्छा आदमी था, और फिर उसको अभिनंदन नजर ना आए। तो ये पकड़े जाने के ऊपर वीर चक्कर दिया है, पकड़ा गया, प्यारा तबाह किया, पकड़ा गया। खुद उसने बयान दिया कि मुझे आके फौजी ने बताया, वरना लोग मुझे मार देते। और वो टी इज वेरी गुड वाला। अच्छा जी, चले, वो तो जो भी है, भारत का झूठ जो है वो तो पूरी दुनिया को पता है, और लेकिन वो झूठ पर यकीन कर रही है दुनिया भारत के। लेकिन जो सच है वो अफगानिस्तान का सच है। 3 महीने से पाकिस्तान से लेके अमेरिका, यूरोप के ये इकोनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, ये मारे जाएंगे, ये कुछ है, तनख्वाहें देने को पैसे नहीं। यहाँ से भी जो जाता था बंदा वो बाकी बातें करता था। आज कल उन्होंने ऑर्डर दिया है कि हम गुज़श्ता जितने भी तनख्वाहें हैं अगस्त से लेके अब तक की 3 महीने की तनख्वाहें दे रहे हैं, और आधे से ज़्यादा वो लोग हैं जिनको 1 महीना पहले की भी तनख्वाहें दे रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अशरफ गनी की गवर्नमेंट उनको 1 महीना पहले तनख्वाहें नहीं दे रही। और उसके साथ साथ और भी उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर्स किए हैं कि जो आज वेस्ट को बहुत बुरे लगेंगे। मसलन उन्होंने हिजाब लाजमी कर दिया। मीडिया पॉलिसी उनकी आ गई है। मीडिया पॉलिसी मुझे किसी ने बताया कि आपने अफगानिस्तान की ये मीडिया पॉलिसी जो है ये क्या होगा, वहाँ ड्रामे कैसे। मैंने कहा देखें, ईरान ने ड्रामे बनाए और केन्स में जाके अवार्ड लिए रेगुलर हर साल, वहाँ भी बन जाएंगे, ज़ाहिर बात है। उस सोसाइटी इस किस्म की है कि वहाँ बन सकते हैं ड्रामे, ऐसी कौन सी बात, और बनते चले आए हैं वैसे। तो और दूसरी बात यह है कि वहाँ उन्होंने जो मीडिया पॉलिसी के अंदर जिस किस्म की चीज़ें दी हैं उसके अंदर उन्होंने अब बताना शुरू कर दिया खबर, क्योंकि उनका जो नई अल मुनकर का डिपार्टमेंट अब एक्टिवेट हुआ, अब वो इकोनॉमिकली स्टेबल हुआ। और मैंने पहले दिन कहा था वो शेब अबी तालिब में हैं, और इस शेब अबी तालिब से अल्लाह उनको निकालेगा, और वो निकाले जा चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि उसके साथ साथ
सबसे बड़ी बात यह है कि अमारात ने अपना वहाँ दफ्तर खोल लिया, झंडा लहरा दिया, झंडा लहरा एम्बेसी दिया, के ऊपर। अपना झंडा भी लहरा दिया। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही इंटरनेशनल रिलेशंस की। इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है कि आप वहाँ आ भी रहे हैं, आप जा भी रहे हैं, आप मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। असल में वो बात जो मैंने शायद एक दफ़ा प्रोग्राम में कही थी, एक बहुत बड़ी किताब आई है अपने, वी कांट लीव पाकिस्तान। ये इसकी एक बहुत बड़े ऑथर है, उनका CIA का पुराना बंदा है, उसकी है, और वो कमाल उसने लिखा। उसने कहा 3 वजूहात से हम पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकते। एक तो यह है कि पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम इतना वास्ट है कि हम उसको कभी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। दूसरी चीज़ यह है कि पाकिस्तान जो है उसकी फ़ौज इतनी ट्रेंड और वेल इक्विप्ड है और इतनी तेज़ उसकी एजेंसीज हैं कि सिर्फ अपने लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। और तीसरी चीज़ यह है कि यहाँ से निकलने का मतलब यह है कि हम पूरे रीजन से आउट हो जाएं। तो किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान के थ्रू बाकी जगहों से यहाँ रहना चाहते हैं, और इस रहने ना रहने के मामला के अंदर हमारा CPEC भी डिले हो रहा है, हमारा चीन के साथ रिलेशनशिप भी डिले हो रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी डिले हो रही है। और अगर हम आज अपनी फॉरेन पॉलिसी ठीक कर लें, देखिए जिस वक्त हमने पहले दफ़ा तालिबान को तस्लीम किया था, हमारा किसी ने क्या बिगाड़ लिया था? आप अंदाजा करें, खिलाफ थे, उसामा बिन लादेन वहाँ बैठा, अब तो उसामा बिन लादेन नहीं है वहाँ पर, अब तो अमेरिका पे हमला नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर ऐसे बैठे हुए हैं। देखें, चलें जी, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है और क्या पेशरफ्त होती कि आप वहाँ आ भी रहे हैं, आप जा भी मुज़ाकरात रहे भी हैं, हो आप मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। असल में वो बात जो मैंने शायद एक दफ़ा प्रोग्राम में कही थी, एक बहुत बड़ी किताब आई है अपने, वी कांट लीव पाकिस्तान। ये इसकी एक बहुत बड़े ऑथर है, उनका CIA का पुराना बंदा है, उसकी है, और वो कमाल उसने लिखा। उसने कहा 3 वजूहात से हम पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकते। एक तो यह है कि पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम इतना वास्ट है कि हम उसको कभी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। दूसरी चीज़ यह है कि पाकिस्तान जो है उसकी फ़ौज इतनी ट्रेंड और वेल इक्विप्ड है और इतनी तेज़ उसकी एजेंसीज हैं कि सिर्फ अपने लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। और तीसरी चीज़ यह है कि यहाँ से निकलने का मतलब यह है कि हम पूरे रीजन से आउट हो जाएं। तो किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान के थ्रू बाकी जगहों से यहाँ रहना चाहते हैं, और इस रहने ना रहने के मामला के अंदर हमारा CPEC भी डिले हो रहा है, हमारा चीन के साथ रिलेशनशिप भी डिले हो रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी डिले हो रही है। और अगर हम आज अपनी फॉरेन पॉलिसी ठीक कर लें, देखिए जिस वक्त हमने पहले दफ़ा तालिबान को तस्लीम किया था, हमारा किसी ने क्या बिगाड़ लिया था? आप अंदाजा करें, खिलाफ थे, उसामा बिन लादेन वहाँ बैठा, अब तो उसामा बिन लादेन नहीं है वहाँ पर, अब तो अमेरिका पे हमला नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर ऐसे बैठे हुए हैं। देखें, चलें जी, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है और क्या पेशरफ्त होती है। हमें भी इसका इंतज़ार है, लेकिन प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत, नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह। हमें भी इसका इंतज़ार है, लेकिन प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत, नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।